के लिए आज मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है और रुझान भी धीरे धीरे सामने आते जाएंगे। मतगणना के बाद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। सरदारशहर विधानसभा सीट पर बीते 5 दिसंबर को यहां पर वोटिंग हुई थी। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई थी। सरदारशहर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के अनिल शर्मा है मैदान में, बीजेपी के अशोक पीचा है, आरएलपी से लालचंद मूंड है, माकपा से सावरमल मेघवाल, इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी से परमाना राम, निर्दलीय उमेश सहू, निर्दलीय सुभाष चंद्र, निर्दलीय प्रेम सिंह, निर्दलीय सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, निर्दलीय विजयपाल सिंह शोराण समेत 10 प्रत्याशी हैं मैदान में। लेकिन मुख्य मुकाबला है कांग्रेस के अनिल शर्मा वर्सेस बीजेपी के अशोक पीचा, आरएलपी से लालचंद मूंड के बीच भी ये मुकाबला माना जा रहा है। तो आज है नतीजों का दिन। धीरे धीरे जो आंकड़ा है वो सामने आता जाएगा क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है। 8:30 बजने वाले हैं और रुझान भी अब से कुछ देर में सामने आ जाएंगे। सहयोगी रौनक अमर को कर लेते हैं जो कि लगातार यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अपडेट तस्वीरों के साथ पहुंचा रहे हैं। रौनक, अभी क्या अपडेट, क्या हालात, क्या जानकारी? जी बिल्कुल मनी, देखिए जिस तरह से लगातार जानकारी दे रहे हो, बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं देखिए 8:30 बजे तक पूरी कर ली जाएगी। 8:30 बजे ईवीएम की जो काउंटिंग है वो यहाँ पर जो है शुरू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इंतजार है ईवीएम की काउंटिंग के साथ ही जो देखिए पहला बड़ा रुझान जो है वो सामने आएगा जो 8:45 पर बताया जा रहा है। हालांकि देखिए जिस तरह की जानकारी मैं दे रहा था कि 10 टेबल्स 2 कक्ष में यहाँ पर बनाई गई है, 15 राउंड यहाँ पर जो है काउंटिंग होगी और कहीं ना कहीं देखिए उसकी लेकर के कहीं ना कहीं कर्मचारियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब रुझान जो है 8:45 पर पहला आएगा और निश्चित तौर पर जिस तरह से हम जानकारी दे रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, निश्चित तौर पर कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी के बीच में मुकाबला है और तीनों के अपने अपने दावे। राजनीतिक समीकरण की बात हमने की, किस तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है सरदारशहर, लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि देखिए जिस तरह से अब समय बदलाव का, इस तरह की बात बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान कही और कहीं ना कहीं देखिए अब क्या रिजल्ट आता है, किस तरह से क्या रुझान आता है, उसका इंतजार कहीं ना कहीं बना रहेगा। हालांकि यहाँ की तस्वीर जो है मैं साफ तौर पर दिखाना चाहूंगा किस तरह से प्रशासनिक अमले ने यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। देखिए त्रिस्तरीय जो है यहाँ पर सुरक्षा कवच जो है बनाया गया है, किसी भी अननोन व्यक्ति को यहाँ आसपास आने के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और साफ तौर पर अगर मैं बात करूँ, देखिए जो जिला कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जीत के बाद भी अगर जो भी कैंडिडेट जीता है उसके कार्यकर्ताओं को भी एक डिस्टेंस के बाद ही सेलिब्रेशन के लिए इजाजत दी जाएगी। हालांकि देखिए इन तमाम चीज़ों के बीच इंतजार है, मतगणना शुरू हो चुकी है, इंतजार इस बात का है कि रुझान क्या आता है। कुछ ही देर में जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जी मनी, बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं और राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे जैसे टैली में आंकड़ा अपडेट होता जाएगा वैसे वैसे पता चल जाएगा कि भाई आखिर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में रौनक, जैसा मैं अभी शुरुआत में जिक्र कर रही थी कि ये उपचुनाव कई मायनों में खास होने वाला है और सबसे महत्वपूर्ण रीजन तो ये रौनक की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में निकाली जा रही है। ऐसे में सवाल जनता के मन में ये होगा कि इस यात्रा का असर इस उपचुनाव पर कितना पड़ेगा। रौनक जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रही है और देखिए जिस तरह से राहुल गांधी ने राजस्थान के कई हिस्सों को कवर किया है, जनता के बीच पहुंचा है, लेकिन देखिए उपचुनाव में उसको कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में जब एंट्री लेती है उसी दौरान मतदान यहां पर हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि उपचुनाव में कांग्रेस पहले से ही सरदारशहर में लगातार हमेशा आगे रही है, लगातार भंवरलाल शर्मा का दबदबा यहां पर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं देखिए असर साफ तौर पर इस चुनावी नतीजों में देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी के अपने दावे, इस बार आरएलपी ने यहां पर ताल ठोकी। आप जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने 8 बड़ी सभाओं को संबोधित किया हेलीकॉप्टर के जरिए, तो ग्रामीण इलाकों से उन्होंने दावा किया कि तमाम वो आरएलपी लेकर के जाएगी और वो दावे कितने साबित होते हैं, किस तरह से रिजल्ट सामने आते हैं, उस पर कहीं ना कहीं निगाह टिकी रहेगी। लेकिन चूंकि जहां तक बात भारत जोड़ो यात्रा की लेकर की करें तो तमाम नेता भारत जोड़ो यात्रा में तो नजर आ रहे, चाहे अशोक गहलोत की बात करूं, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा की बात करूं, लेकिन लगातार उनकी निगाहें उपचुनाव पर भी है। क्योंकि जिस तरह से देखिए पूरे राजस्थान में पिछले जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें आप देखिए अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि देखिए 6 में हमने जीत हासिल की है और सरदारशहर पर भी हम जीत हासिल करेंगे। जिस तरह से जनता का सहयोग
भंवरलाल शर्मा को मिलता रहा, कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा, उसी तरह से इस चुनाव में भी नतीजे सामने आए। जिस तरह का दावा अशोक गहलोत ने खुद यहाँ पर अपनी सभाओं के दौरान भी करते हुए नजर आए, और कहीं ना कहीं देखिए 2 सीटों पर ही बीजेपी को जो है वो जीत हासिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए इस चुनाव में ये भी तय हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2023 में चुनावी साल है, और जिस तरह से आप देखिए किस तरह से दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि देखिए अब जिस तरह से राजस्थान में प्रथा रही है 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी का जो दावा है, लगातार कहीं ना कहीं उस पर भी निगाहें जो बीजेपी की बनी रहेगी। हालांकि अगर देखिए अगर बात की जाए कांग्रेस की जीत होती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत ने जिस तरह से दावा किया वो कहीं ना कहीं सही साबित हो। अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी के जो दावे वो कहीं ना कहीं सही साबित होते नजर आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस की जो साख है वो दाव पर लगी हुई है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है, और जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत यहां पर उपचुनाव में झोंकी तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम किस तरह का रहता है उस पर कहीं ना कहीं निगाह टिकी रहेगी। तो दूसरी तरफ बड़े कद्दावर नेताओं की बात करूं बीजेपी की, सतीश पूनिया ने यहां पर जनसंपर्क किया, जनसभाएं की। उसके बाद आप बात करें अर्जुन राम मेघवाल केंद्र में बड़े मंत्री है, राजेंद्र राठौड़ उप प्रतिपक्ष नेता है। तो कहीं ना कहीं देखिए तमाम बड़े बीजेपी के नेताओं ने भी यहां पर अपनी टाल ठोकी थी। लेकिन अब इंतजार रहेगा नतीजे किस तरह से आते हैं, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले 2 से 3 घंटे में ये साफ हो जाएगा कि सरदार शहर का सरदार यानी किंग कौन होगा। जी मनी, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर हम यात्रा का जिक्र कर रही थी रौनक में कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही राहुल गांधी के नेतृत्व में, लेकिन यात्रा तो बीजेपी भी निकाल रही है, जन आक्रोश यात्रा। तो सवाल तो बीजेपी के लिए भी रहेगा, चुनौती तो बीजेपी के सामने भी है कि भाई यात्रा का असर जो है इस उपचुनाव पर कितना पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो भी तो जनता के मुद्दों को जानने और कांग्रेस की जितनी भी विफलताएं हैं, कांग्रेस की जितनी भी खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए जा रही है इस यात्रा के जरिए। लेकिन इन सबके बीच में गौर करने वाली बात रौनक ये भी है कि जब जब उपचुनाव हुआ है सहानुभूति फैक्टर यहाँ पर रंग लाया है। क्या लगता है इस बार तस्वीर बदलेगी या फिर वही दोहराया जाएगा जो हमने पहले उपचुनाव में देखा है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि सहानुभूति कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं उपचुनावों में हमेशा से देखने को मिलता है। निश्चित तौर पर उपचुनाव के इतिहास की बात करें, जिस तरह से पिछले लगातार जहां पे चुनाव हुए आप देखिए वहां पर सिटिंग विधायक जिनका निधन हुआ, उसके बाद जिस कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा वो कहीं ना कहीं जीत हासिल करते हुए नजर आया। चाहे कांग्रेस की बात करूं चाहे बीजेपी की बात करूं, 6 सीटों पर कांग्रेस ने जिस तरह से दावा किया कि उनकी जीत हुई है उपचुनाव में, लगातार उसी के चलते सरदार शहर में भी इस बार भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा की जीत का दावा कांग्रेस निश्चित तौर पर यहां पर कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि भाजपा इसलिए अस्वस्थ हो रही है क्योंकि भंवरलाल शर्मा को अशोक पिंचा ने 2008 में शिकस्त दी थी, चुनावी शिकस्त दी थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा इस कार्ड के साथ एक बार फिर दावा खेला उन्होंने अशोक पिंचा पर, और उसका नतीजा क्या रहता है वो तो 2-3 घंटे में साफ होगा। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जहां जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा जो चलाई जा रही है, जो निकली है उसका, और दूसरी तरफ उसके काउंटर में बीजेपी ने जिस तरह से जन आक्रोश रथ निकाला है, जन आक्रोश यात्रा निकाली है, तो उसके काउंटर में कहीं ना कहीं निकाली गई है पूरे राजस्थान में। लेकिन उसका असर किस तरह से उपचुनावों पर होता है उस पर कहीं ना कहीं निगाह रहेगी। लेकिन चूंकि उपचुनाव में अपने मुद्दे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि भावनात्मक जुड़ाव भी साफ तौर पर तमाम उपचुनावों में देखने को मिलता है, यहाँ किस तरह से नतीजे आते हैं वो कुछ देर में साफ हो जाएंगे। जी जातिगत फैक्टर बता दीजिए रौनक, साथ ही साथ हमारे दर्शकों को कि जातिगत फैक्टर क्या रहने वाले हैं यहाँ पर सरदार शहर सीट पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस का गढ़ रहा है सरदार शहर, और यहां पर भंवरलाल शर्मा जो है ब्राह्मण बड़े नेता के तौर पर उभर के आए। उन्होंने ना केवल देखिए सरदार शहर बल्कि पूरे राजस्थान में जिस तरह से ब्राह्मणों को लेकर एक बड़े नेता के तौर पर अपनी छवि बनाई, उसका कहीं ना कहीं फैक्टर जो है सरदार शहर चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने अपना कैंडिडेट उतारा है ये कहते हुए कि देखिए ग्रामीण इलाकों में जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर उनका दबदबा है, और जिस तरह से वो यहाँ पर पूरी तरह से पूरी गणित बिगाड़ते हुए जो है उन्होंने दावा किया। हालांकि देखिए पश्चिमी रेगिस्तान की बात करूं, हनुमान बेनीवाल नागौर, बीकानेर, चूरू और ये जो पूरा बेल्ट है इसमें कहीं ना कहीं देखिए अपना वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने दावा किया कि अब तमाम जगहों पर वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कैंडिडेट उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए जाट फैक्टर की बात करूं तो सतीश पूनिया खुद यहां पर पहुंचे बीजेपी की तरफ से और कहीं ना कहीं उन वोटों को लुभाने की कोशिश की। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस की तो क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को यहां पर कहीं ना कहीं बड़ा असर
असर जो है वो यहाँ इस चुनाव में देखने को मिला। तो निश्चित तौर पर देखिए भंवरलाल शर्मा का दबदबा जो रहा उसका कहीं ना कहीं अनिल शर्मा को फायदा मिलेगा। उनके बेटे और खुद कांग्रेस में सक्रिय कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जातीय समीकरण जो है निश्चित तौर पर यह कहता हुआ नजर आता है कि कांग्रेस के दावे जो है वो किस तरह से साबित होते हैं, बीजेपी के दावे किस तरह से साबित होते हैं, इंतजार रहेगा परिणाम पर जो कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर जाट फैक्टर रौनक आपने यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन जाट तो नाराज चल रहे थे ना बीजेपी से, क्योंकि तमाम कारण रहे थे इसके पीछे के। और बात कर ली जाए ब्राह्मण की तो बीजेपी ने तो पूर्व मंत्री रिणवा को जो है यहाँ पर वापस उनकी बीजेपी में वापसी हो गई है। ये बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है इस बार के नतीजों में, इस बार के चुनाव में? जी बिल्कुल, ये भी बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि राजकुमार रिणवा जिनको बीजेपी ने पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बाहर का रास्ता दिखाया था, और उसके बाद जिस तरह से ब्राह्मण चेहरे के तौर पर राजकुमार रिणवा को जो है फिर से इस चुनाव में चुनावी मैदान में लाया गया प्रचार के तौर पर, बड़े नेता के तौर पर, और उनकी वापसी करवाई गई है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट्स को लुभाने के लिए एक बड़ा कदम जो है बीजेपी ने यहाँ पर उठाया। और जाट बाहुल्य क्षेत्र है ग्रामीण इलाकों में, तो वहां पर आप देखिए सतीश पूनिया ने जिस तरह से कमान संभाली। और निश्चित तौर पर देखिए जब आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और आप पर कमान है कि आपको एक साल बाद विधानसभा का पूरा प्रदेश में चुनाव लड़ना है, तो सतीश पूनिया के सामने भी एक चुनौती है इस चुनाव को निकालने की। क्योंकि अगर भाजपा अगर इस चुनाव में पिछड़ती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने लंबे समय तक आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जिस तरह से आपने कई पुराने नेताओं को यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एंट्री दी है, तो कहीं ना कहीं एक रणनीति के तौर पर ये आपने काम किया है। लेकिन अगर आप इस चुनाव में हारते हैं तो कई सवाल भी खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरह से दावे बीजेपी ने किए हैं, बड़े नेताओं ने किए, तो वो भी कहीं ना कहीं इंतजार जो है इस परिणाम के जरिए और कहीं ना कहीं रिजल्ट जो आएगा वो कई सवाल खड़े करेगा। अच्छा, यहाँ पर हम जिक्र भी यहाँ पर कर लेते हैं रौनक आरएलपी यानी कि हनुमान बेनीवाल का, क्योंकि इस बार तो उपचुनाव में बेनीवाल भी काफी एक्टिव नजर आए थे। उनकी तरफ से भी काफी ग्राउंड पर जाकर लोगों से मुलाकात की गई, काफी उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि भाई इस बार तो आरएलपी जो है वो मैदान में उतरेगी और यहाँ पर जीत हासिल करके रहेंगे। क्या लगता है कि जाट फैक्टर यहाँ काम आएगा, या फिर महज आरएलपी जो है, आरएलपी के जो प्रत्याशी हैं लालचंद मूट वो सिर्फ वोट कटवा के तौर पर ही साबित होंगे? क्या लगता है, खेल बिगाड़ सकते हैं या नहीं बिगाड़ सकते? जी बिल्कुल, देखिए नागौर की राजनीति से सफर शुरू करने वाले देखिए हनुमान बेनीवाल ने पूरे राजस्थान में जिस तरह से सभाएं की, पिछले उपचुनाव में भी आपने देखा होगा जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट उतारे। हालांकि देखिए कुछ ज्यादा वोट वो नहीं ले पाए, देखिए पुराने उपचुनावों की बात करो, लेकिन इस बार उन्होंने ये दावा किया है कि देखिए आरएलपी के कैंडिडेट सब जगह वो विधानसभा चुनाव में आने वाले वक्त में उतारेंगे। लेकिन इस उपचुनाव की अगर मैं बात करूं, 8 बड़ी सभाएं उन्होंने की है हेलीकॉप्टर के जरिए, वो भी खास तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर वो पहुंचे हैं। और जाट फैक्टर की बात करूं या बाकी वोटों को लुभाने की बात करूं, तो कहीं ना कहीं देखिए जो यूथ है, जो ग्रामीण इलाकों का यूथ है, वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की बात करता हुआ नजर जरूर आता है। लेकिन वो वोटर्स में कितना कन्वर्ट हो पाता है वो तो परिणाम ही बता पाएंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा कि देखिए जीते ना जीते, लेकिन वोट काटने की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर वो दिखाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में ये कहा जा सकता है कि अब नतीजा, जीत का दावा तो देखिए वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है या राजनीतिक विशेषज्ञों का दावा है कि जीत आरएलपी की हो ना हो, लेकिन कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधे तौर पर यहां पर बना हुआ है। क्योंकि देखिए जिस तरह से भंवरलाल शर्मा का दबदबा है, उनके बेटे ही चुनावी मैदान में उतरे थे। दूसरी तरफ अशोक पिचा जिन्होंने भंवरलाल शर्मा को 2008 में हराया था, और जिस तरह से भाजपा ने दावा किया कि 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन की बात वो लगातार करती आ रही है। तो कहीं ना कहीं दावे जो है तीनों ही पार्टियों के हैं, और तीनों ही कैंडिडेट जो है लगातार अपने मुद्दों को लेकर के, जाति समीकरण को लेकर के चुनावी मैदान में उतर। तो अब कुछ ही देर में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जी मनी, अच्छा, मुद्दों को लेकर बीजेपी कह रही है, रौनक मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, अशोक पिचा को मैदान में उतारा है। क्या लगता है इस बार आपको, क्योंकि आप तो लंबे समय से ग्राउंड पर मौजूद है, लोगों से जाहिर तौर पर बातचीत कर रहे होंगे, आपको बेहतर पता होगा, क्या लगता है सहानुभूति फैक्टर, जो सवाल आपसे मैंने शुरुआत में किया था, वो फैक्टर काम आएगा, या फिर बीजेपी जो कह रही है भाई जनता जो इस बार मुद्दों पर वोट देगी और इस बार ये सहानुभूति काम नहीं आने वाली कांग्रेस पार्टी की? जी बिल्कुल, देखिए उपचुनाव है, निश्चित तौर पर देखिए एक सीट पर चुनाव हो रहा है, लेकिन
सत्ता में बैठी कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने 4 साल में काम किया है, जिन योजनाओं को लेकर वो पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर देखिए बात की जाए जिस तरह अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में जो काम हुआ या बहुत सारे जो काम पिछले 4 साल में किया है उनका जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। उपचुनाव में जिस तरह से आप देखिए कि अशोक गहलोत ने सभाओं के दौरान भी कहा कि हम जिन कामों को लेकर के जनता के बीच पहुंचे वो 4 साल के काम है। जिस तरह से काम सरदार शहर में भंवरलाल शर्मा ने किए वो काम भी लेकर हम पहुंचे। तो कहीं ना कहीं देखिए मुद्दों की बात तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने ये कहा कि देखिए कोई काम सरदार शहर में हुआ नहीं। जिस तरह से अशोक पिचा यहाँ पर सक्रिय रहे, लगातार वो जनता के बीच पहुंचते रहे, चुनाव हारे लगातार वो भंवरलाल शर्मा से, उसके बावजूद भी जनता के बीच में बने, जिस तरह के दावे उन्होंने किए। तो चुनावी मुद्दे इस बार ये कहा जा सकता है कि लोकल मुद्दों से ज्यादा प्रदेश स्तर के या केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी तक की बात इस उपचुनाव में देखी गई। तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी केंद्र सरकार और अपने पुराने कामों को लेकर पहुंची है, तो कांग्रेस इस बार अपने 4 साल के कामों को लेकर जनता के बीच पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं देखिए तमाम मुद्दों की यहाँ पर चर्चा हुई, लेकिन अब तमाम जो मुद्दों की चर्चा हुई या जो दोनों पार्टियां लेकर के पहुंची जनता के बीच, उन्होंने जनता ने किन मुद्दों को एक्सेप्ट किया है, किन पार्टी के दावों को एक्सेप्ट किया है, उनका परिणाम कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि जो परिणाम आए वो किसके पक्ष में आए। अच्छा रौनक, 8:45 का आप जिक्र कर रहे थे कि 8:45 तक पहला रुझान सामने आ जाएगा, 8:43 होने वाले हैं, क्या अपडेट जरा दर्शकों तक पहुंचा दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मेरे पास आई है 8:45 तक तो पहला रुझान अभी कुछ ही देर में आएगा, लेकिन क्योंकि 8:30 बजे तक बैलेट पेपर की काउंटिंग खत्म हो चुकी है, अब ईवीएम्स को खोला गया है, तो महज इंतजार है। हमारे सहयोगी भीतर मौजूद है जहां काउंटिंग चल रही है। एक तस्वीर यहां पर मैं दिखा दूं, कैमरा सहयोगी मेरे साथ यहां मौजूद है, उनसे मैं कहूं कि दिखाएं किस तरह से यहां पर पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो यहां पर माकूल की गई है। निश्चित तौर पर जो काउंटिंग एजेंट्स है वो अंदर बैठे हैं और ईवीएम की काउंटिंग यहाँ पर शुरू कर ली गई है। तो पॉलिटेक्निकल कॉलेज के बाहर हम मौजूद है और अंदर काउंटिंग चल रही है। कुछ ही देर में अंदर से रुझान आने शुरू हो जाएंगे और इंतजार रहेगा किस तरह से पहला रुझान किसके पक्ष में आता है, उसका इंतजार बना हुआ है। जी मनी, बिल्कुल सही कहा आपने, और तस्वीरें भी लगातार जो है रौनक मेरे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है, लगातार दिखा रहे हैं, और जैसे कि वो जानकारी दे रहे हैं कि अब से कुछ देर के दरमियान वो पहला रुझान भी सामने आ जाएगा, जिसकी इंतजार जो राजस्थान की जनता कर रही है कि आखिर सरदार शहर का सरदार कौन होगा। लेकिन इन सबके बीच में रौनक, अब से कुछ दिन पहले जानकारी सामने आई थी कि निर्दलीय सुरेंद्र सिंह ने अनिल शर्मा के साथ वो यहाँ पर शामिल हो गए हैं, उनके साथ वो जुड़ गए हैं। ऐसे में उनका अनिल शर्मा के साथ आना, ये क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है? देखिए जब चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दांवपेच साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि निर्दलीय प्रत्याशी का अनिल शर्मा को जो सपोर्ट देना, तो वो कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारे ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों को खड़ा किया जाता है चुनाव के दौरान, जो आपके प्रतिद्वंदी जो होते हैं उनके वोट्स को काटने की जो एक गणित होती है वो होती है। और कई बार ऐसे डमी कैंडिडेट भी खड़े किए जाते हैं जो आप ही के नाम के हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बैठता है, जब आपको लगे कि आपके वोट्स कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे, तो एक राजनीतिक संगठन के तौर पर भी आप देखिए कि कांग्रेस ने कई ऐसे जो प्रत्याशी सामने आए जिनको अपने में शामिल किया, और दूसरी तरफ आप देखिए जिस तरह से बात की जाए बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी अपने जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंची और कांग्रेस ने जिस तरह से राजनीतिक दांव खेले, उसका क्या परिणाम रहता है उसका इंतजार कहीं ना कहीं बना रहेगा। जी मनी, अच्छा, जैसे कि मैं जिक्र कर रही थी अब से कुछ देर पहले रौनक की, जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें 5 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, एक खीवसर सीट है जहां पर आरएलपी जीती है और बाकी 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। आखिर बीजेपी का उपचुनाव में हार मिलना, बीजेपी को हमेशा निराशाजनक आंकड़े सामने आना, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? निश्चित तौर पर देखिए 2 वजह इसके पीछे है। एक ये कि जिस तरह से आपने कहा कि जब किसी विधायक का निधन होता है उसके बाद उन्हीं के परिवार से जब कोई चुनाव लड़ता है तो एक सिंपैथी निश्चित तौर पर उन्हें हासिल होती है, और कांग्रेस के जीत के पीछे वो कही जा सकती है कांग्रेस की जितनी सीटें। और दूसरी तरफ आप देखिए जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं कि जिस तरह से सत्ता में कांग्रेस है, जब जिस पार्टी की सत्ता में सरकार होती है उसका कहीं ना कहीं दबदबा देखने को मिलता है। रौनक, इंतजार रहेगा, पहले रुझान का नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट में आपसे आगे लेते रहूंगे। चुनाव से जुड़ी हुई बहुत शुक्रिया आपका रौनक, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और चलिए आगे बढ़े।